डीजल इंजन है, साथ में अल्टरनेटर लगा हुआ है। तो बेसिकली ट्रैक्शन सिस्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये वाला AC DC AC टोपोलॉजी जो है आपका पैंटो से सिंगल फेज AC आया और फिर यहाँ पे ये आपका DC बना, फिर लाइन साइड कन्वर्टर DC बनाया, फिर जो पावर साइड कन्वर्टर उसने 3 फेज AC बना के आपको ट्रैक्शन मोटर में 3 फेज ट्रैक्शन मोटर में उसको इनपुट किया। तो रेड कलर से जो मैंने डाला है ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली यूज ट्रैक्शन सिस्टम है, जिसे AC DC AC टोपोलॉजी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर AC DC AC टोपोलॉजी सिस्टम में जाएंगे, एनर्जी फ्लो देखेंगे, कॉन्टैक्ट वायर से पेंटोग्राफ से ट्रांसफार्मर, फिर रेक्टिफाई होकर ये DC बन जाता है, DC लिंक वोल्टेज, फिर इन्वर्टर, फिर 3 फेज AC बनता है और फिर ये 3 फेज AC मोटर में जाता है, ट्रैक्शन मोटर में जाके ये मैकेनिकल पावर गियर के थ्रू व्हील में जाती है। ठीक है। और अगर ब्रेकिंग होता है तो ये वापस जाके कॉन्टैक्ट वायर में चला जाता है। ये फिगर हम में से बहुत लोगों को मालूम है, हम लोग इसको पहचानते भी जानते भी। ठीक है, सब लोग जानते हैं ना। इस फिगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाती है हमेशा, इसको ट्रैक्शन ड्राइव बोलते हैं, रेक्टिफायर से लेकर मोटर तक। तो व्हील के साथ रेल, ये जो कॉम्बिनेशन है रेल व्हील सिस्टम, ये ट्रैक्शन सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। नॉर्मली जब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रैक्शन ड्राइव को, ट्रैक्शन सिस्टम को, तो रेल व्हील कॉन्टैक्ट सिस्टम को हम लोग भूल जाते हैं। मेरे इस लेक्चर का इतना बड़ा लेक्चर जिसके मैंने इतनी दूर से देने आया आप लोग को, इसका मेन मोटिव यही है कि जब भी हम ट्रैक्शन सिस्टम डिस्कस करते हैं तो आप लोग समझ लें कि ये व्हील रेल सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस ट्रैक्शन सिस्टम में जितना आपका ये ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम। अभी आप लोग समझ जाएंगे, जैसे इस लेक्चर आगे तरफ बढ़ेगा आप लोग समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है व्हील रेल सिस्टम। तो शुरुआत करेंगे, जो मेरा लेक्चर बेसिकली 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में ये प्रोट्रैक्टिव एफर्ट का एनालिसिस होगा, एडिशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या स्लिप होती है, क्या एडिशन होता है, कितना मैक्सिमम प्रोट्रैक्टिव एफर्ट एक मोटर दे सकती है, कितना उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पर प्रोट्रैक्टिव एफर्ट डिपेंड करता है। ये मैं शुरू करूंगा एक व्हील या एक मोटराइज व्हील लेवल एनालिसिस से। फिर सेकंड पार्ट जो होगा मेरा वो ट्रेन लेवल एनालिसिस में जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लोको हॉल्ट ट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रैक्शन में क्या फर्क है और क्या बेनिफिशियल है। और फिर तीसरे में हम जो फाइनल जो आउटकम है, जो आप लोग सब जानना चाहते हैं कि लोको हॉल्ट में ट्रैक्टिव रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मेमू सर्विसेज में क्या होती है, MU में क्या होती है, मेट्रो में क्या होती है, क्या फर्क है, ट्रेन सेट में क्या होती है, हाई स्पीड ट्रेन में क्या होती है, थोड़ा सा लास्ट में जाके शिनकानसेन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जापानीज हाई स्पीड ट्रेन है। तो शुरुआत करेंगे मोटराइज व्हील सेट लेवल एनालिसिस पे। ठीक है, ये मोटराइज व्हील सेट क्या हुआ, एक व्हील सेट है पूरा और ट्रैक्शन मोटर उस पर माउंटेड है और उस व्हील सेट के नीचे रेल, 2 कॉन्टैक्ट पैचेस हो गए और नीचे 2 रेल हो गई। ठीक, तो जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते आए बचपन से, सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से ये जो रेल व्हील कॉन्टैक्ट है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ट्रैक्टिव सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम। ये कितना बड़ा होता है, ये इलेक्ट्रिकल पैच होता है, कितना बड़ा होता है ये, कोई आइडिया? एक व्हील और रेल का जो कॉन्टैक्ट पैच होता है इलेक्ट्रिकल होता है, कितना एरिया होता है उसका? इसका एरिया होता है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे थंब का नेल है उसके बराबर। एक जो कॉन्टैक्ट पैच होता है एक व्हील और रेल के बीच में, उसका एरिया ये होता है। और सोचिए अगर एक 6000 किलोवाट पावर का लोकोमोटिव है, तो अगर 6 व्हील्स हैं, कोको बोगी है, तो 12 कॉन्टैक्ट पैचेस हो गए, तो 6000 बाई 12 500 किलोवाट जो पावर है इस एक कॉन्टैक्ट पैच से जा रही है, जो कि हमारे थंबनेल के साइज के बराबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? इसमें बहुत सारी साइंस है, ये मुझे पढ़ना पड़ा था PhD में, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ा था, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा उसमें। ये कहां पे टच करेगा, कहां पे कॉन्टैक्ट पैच बनेगा, इलेक्ट्रिकल एरिया होता है, ये थ्योरी बताती है, एक्सपेरिमेंटेशन बताता है। इस पैच को कोई अभी तक देख नहीं पाया ना, इस पैच को कोई एक्चुअली मेजर कर पाया है ना, कैलकुलेट, मतलब ये एम्पिरिकल रिलेशंस हैं, थ्योरीज हैं बेसिकली। तो बेसिकली जब आप ज्योमेट्री रेल और व्हील की डाल देते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो बताता है पेरिफेरी पे किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पैच बनेगा। ये एक बार कॉन्टैक्ट पैच बन जाता है, इसी कॉन्टैक्ट पैच तो जितने फोर्सेस हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स हैं, सब फोर्सेस रेल और व्हील के बीच में कितना भी आप ऊपर जनरेट कर रहे हैं, सब इसी कॉन्टैक्ट पैच के थ्रू ही रेल को ट्रांसफर होंगे, इसी कॉन्टैक्ट पैच के थ्रू। राइट? तो अगर नॉर्मल सेंटर कंडीशन है, मतलब स्टेडी स्टेट चल रहा व्हीकल आपका, कर्व नहीं है, तो नॉर्मली एक पॉइंट पे इसकी टच करती है, बस एक सिंगल कॉन्टैक्ट पैच एक व्हील डिस्क और रेल के बीच बनता है। व्हील सेट लेंगे तो 2 कॉन्टैक्ट पैच बनेंगे।
तो एक बार कांटेक्ट पॉइंट आ जाता है, फिर डिफरेंट थ्योरीज हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट्ज कांटेक्ट थ्योरी यूज होती है। कांटेक्ट एरिया, ये एरिया कितना है और इसके डिस्प्लेसमेंट कितना इस एरिया में, क्या नॉर्मल फोर्सेज हैं जो सीधे नीचे जा रहे हैं, वो हर्ट्ज कांटेक्ट थ्योरी से होते हैं। इसके अलावा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे ट्रैक्शन फोर्स इधर आता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रीप फोर्स इधर आता है, वो सब भी कई सारी थ्योरीज से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें सबसे जो आपकी कॉमनली यूज है कैलकस क्रीप थ्योरी है। थ्योरी के बारे में आपको नहीं, सब एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको बस उसमें डेटा इनपुट करना होता है, फोर्सेज, लोकेशन, सब आउटपुट मिल जाता है। तो ये एक मोटराइज व्हील है, ये एक्सेल लोड है इसके ऊपर, पी एक्सेल लोड, उस अकेले व्हील के ऊपर जो लोड आ रहा है, अगर 120 टन का लोकोमोटिव है, 6 कोको बोगी है, तो एक पे कितना आएगा 120/6, ठीक। तो ये एक्सेल लोड आपका आ रहा है उस एक्सेल पे, और ये उसके सेंटर पॉइंट पे लग रहा है। ये जो नीचे रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट पैच है। ये व्हील लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी उस व्हीकल की, या व्हील जिस व्हीकल, तो व्हील की भी लीनियर वेलोसिटी वी होगी अगर व्हीकल की वी है। ये मोटराइज व्हील है, पावर्ड व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, मोटराइज व्हील है। टॉर्क लगा रहे हैं थ्रू ट्रैक्शन मोटर और गियर ड्राइव के थ्रू टॉर्क आ रहा है इस व्हील के ऊपर। व्हील की अगर आप रेडियस आर माने और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माने, तो v जो लीनियर वेलोसिटी है वो ओमेगा आर से कम होगी अगर इस मोटराइज व्हील को पावर जनरेट करनी है तो, ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करना है तो। अगर इस पॉइंट पे इसको ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करना है तो v शुड बी लेस देन ओमेगा आर, इन अदर वर्ड्स ओमेगा आर शुड बी ग्रेटर देन v। और जो डिफरेंस है यही कहलाता है स्लिप, जिसे क्रीप भी कहते हैं, स्लिप भी कहते हैं। अगर स्लिप इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा। फोर्स हमेशा स्लिप के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस पॉइंट पे एफ अल्फा। अल्फा को एडेशन से रिलेट करने के लिए मैं एफ अल्फा कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे प्रेजेंटेशन में, ट्रैक्टिव एफर्ट कहीं मैं टी बोलूंगा, कहीं मैं एफ बोलूंगा, कहीं मैं एफ अल्फा बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग एफ अल्फा और टी को समझिएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट या एफ अल्फा एक ही है। टी इज टॉर्क, टी इज ट्रैक्टिव एफर्ट। क्यों है? ये होगा तभी टॉर्क जनरेट होगा, नहीं बढ़ेगा। अभी देखो 2-3 स्लाइड्स और होने दो। तो दिस स्लिप इज नोन एज v माइनस ओमेगा आर अपॉन v, राइट। तो ये एफ अल्फा जो है आपका एडहेसिव फोर्स या ट्रैक्टिव एफर्ट उस व्हील सेट का, उस व्हील सेट पे जो ट्रैक्टिव एफर्ट लग रहा है वो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेल लोड एंड स्लिप। क्या बोला मैंने? फंक्शन ऑफ एक्सेल लोड एंड स्लिप। एंड जो एफ है वो टी बाई आर है। आप जब ट्रैक्शन मोटर डिजाइन करते हैं, ट्रैक्शन देखो आपको पूरी कॉपी मिलेगी इसकी, इसको फोटो लेने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ के जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप टॉर्क लगा रहे हैं ट्रैक्शन मोटर के थ्रू, क्या देते हैं? टॉर्क देते हैं, टॉर्क देते हैं व्हील पे। टॉर्क थ्रू दिस व्हील किससे कन्वर्ट होता है? फोर्स पे, ठीक है। तो टी बाई आर इज फोर्स। अब कोई जरूरी नहीं है पूरा फोर्स जो आप टॉर्क दे रहे हैं उसको आर से अगर आप डिवाइड कर लें तो पूरा फोर्स यहाँ यूटिलाइज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्सेल लोड एज वेल एज स्लिप। तो जो मैक्सिमम लिमिट है एफ की जो यहाँ पे आएगा वो एफ अल्फा से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अगर आप टॉर्क लगाएंगे केवल वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वो फिगर है जिसपे सारी रेल व्हीकल डायनेमिक्स और आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायनेमिक्स ये सारी जिसपे रिलाई करती है। ये इस डायरेक्शन में व्हील चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन व्हील चल रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट पैच मैंने इसमें एक्सेलरेटेड दिखा दिया, बड़ा दिखा दिया है, ये छोटा सा होता है केवल आप लोग को समझाने के लिए। ये कॉन्टैक्ट पैच है। तो शुरू का जो पोर्शन होता है उसमें रेल और व्हील की कॉन्टैक्ट सरफेसेस जुड़ के चलती हैं, इसे स्टिक रीजन बोलते हैं, लॉक रीजन बोलते हैं। और जब ये कॉन्टैक्ट पैच खत्म होने लग जाता है तो जो स्ट्रेस इतना राइज करता है, ये शियर स्ट्रेस स्लिप कर जाता है ये। तो अगर आप यहाँ इसको देखेंगे, जो रेल का व्हील का जो सरफेस है, शुरू में ये स्ट्रेन है, कंप्रेसिव है, और बाद में टेंसाइल है, जैसे ये स्लिप करता है। और रेल पे देखेंगे तो ये शुरू में कंप्रेसिव स्ट्रेन है और बाद में ये टेंसाइल है, बाद में कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट पैच को देखेंगे, केवल व्हील को ध्यान करेंगे तो एक पोर्शन आएगा लॉक रीजन, और उसी को इलेक्ट्रिकल पैच जो मैंने 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैच बताया है वो 2 पार्ट में होगा, एक ये लॉक रीजन और एक स्लिप रीजन, ठीक है। और ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं दिस इज नॉर्मल प्रेशर, जो कि हर्ट्ज थ्योरी से आ रहा था। नॉर्मल प्रेशर आज का जो हमारा लेक्चर है उसको कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल प्रेशर का। आप लोगों ने टर्म सुना होगा रोलिंग कॉन्टैक्ट फटीग और ये सब चीजें। तो अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट फटीग वगैरह डिस्कस करना होता है तो इस नॉर्मल प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसको स्टडी करते हैं।
आज की डेट में हमें ट्रैक्टिव पावर, ट्रैक्टिव एफर्ट ये करना, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस वेरिएशन है इसी कॉन्टैक्ट पैच में, ये शियर स्ट्रेस को पूरे कॉन्टैक्ट पैच के एरिया से जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट ये एफ अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई हम लोग हाथ से नहीं कैलकुलेट करते, एम्पिरिकल फार्मूले हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो आ जाते हैं। तो जो आप कह रहे थे, तुमने क्वेश्चन किया था एक कैंडिडेट ने कि सर क्या अगर स्लिप नहीं होगी तो क्या फोर्स नहीं ट्रांसमिट होगा, ये वो डायग्राम है, ये वो डायग्राम है, ये फोर्स का, ट्रैक्टिव फोर्स का है, ट्रैक्टिव एफर्ट चाहे टी कह लीजिए चाहे एफ अल्फा कह लीजिए, ये क्रीप है, ये स्लिप है, जीरो स्लिप जीरो फोर्स, जीरो स्लिप जीरो फोर्स। जैसे जैसे आप स्लिप को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। और आप ये देखिए इस एरिया में भी देखिए, ये तुम्हारा स्टिक रीजन था जिसे एडहेशन है, ये स्लिप रीजन था। ठीक है, स्लिप रीजन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप स्लिप बढ़ा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आके कंप्लीट स्लिप हो जाती है, स्टिक रीजन जीरो हो जाता है। इसके ज़्यादा आप ट्रैक्टिव एफर्ट आप नहीं ले पाएंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये 5 से ये 10%, 11%, 12% पे ये आता है इस स्लिप पे। इसके बाद अगर आप ये और बढ़ाएंगे टॉर्क तो ये डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर ये स्लिप होना जरूरी है ट्रैक्टिव फोर्स के लिए, अगर स्लिप नहीं है तो जीरो ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और जैसे जैसे आप स्लिप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो कॉन्टैक्ट पैच मैंने 2 पार्ट बताए थे, स्लिप वाला पार्ट बढ़ता जाता है और एक लिमिट ऐसी आती है जब कंप्लीट स्लिप हो जाती है, उससे ज़्यादा ना आप उसमें स्लिप डाल सकते हो, गेनफुली नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको उसमें टॉर्क देने से कोई फायदा नहीं है। ये थ्योरेटिकल कर्व है, एक्चुअल कर्व इसमें डाउन हो जाता है नीचे। थ्योरेटिकली देखेंगे तो सीधे होना चाहिए, एक्चुअल में पूरा डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज फॉर अ गिवन एक्सल लोड। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा पावर चाहिए तो आप क्या करेंगे, इससे ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए, सॉरी पावर नहीं, ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, हाँ इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सल लोड बढ़ाना पड़ेगा। इसी में पी बढ़ा देंगे तो यही ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं कार में नहीं, वो ये जिसमें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है उसमें वहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ क्रीप है। ठीक, ये है फॉर अ गिवन पी, म्यू पी इसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट है। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि 0.4 होता है, तो 0.4 पी से ज़्यादा थ्योरेटिकली 0.4 पी से ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे 120 टन का अगर आपका एक्सेल लोड है तो 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 48। इससे ज़्यादा आपको ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं मिल सकता है। आप ट्रैक्शन मोटर थ्रू कितना भी उसमें पावर देते रहिए, कितने भी हाई हॉर्स पावर, हाई ट्रैक्शन उसकी टॉर्क की आप ट्रैक्शन मोटर लगाते रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इसलिए जो पी जो मिलाकर जो लोड होता है उस लोको का, अगर आप लोको की बात करते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बात करेंगे तो उस एक्सेल पे जितना एक्सेल लोड है उसे एडहेसिव मास भी बोलते हैं। एक्सेल लोड को एडहेसिव मास भी बोलते हैं। तो इस अल्फा जो कि एफ अल्फा अपॉन पी जो कि मैक्सिमम 0.4 है, इसको अवेलेबल एडिशन बोलते हैं, राइट। तो वो तो आपको मैंने बड़ा एक सिंपल सा एक फिगर बता दिया था, एक जो फिगर आपने देखा अभी दिखाया था पिछला वाला, एक्चुअल इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये ग्राफ जो है ट्रैक्टिव एफर्ट और स्लिप के बीच का ग्राफ, ये कि रेल व्हील की सरफेस कंडीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वो जो मैं एक ग्राफ बनाया था आपको, वो एक कंडीशन के लिए था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे तो ड्राइव का स्टैंड है, ये ड्राइव के लिए है, ये ऑयल के लिए है, ये सैंड के लिए है, अगर वाटरी सरफेस है ये है। तो आप ये समझें कि डिफरेंट तरह के ग्राफ्स डिफरेंट तरह की रेल व्हील कंडीशन के लिए। और आपको कहाँ रहना है इसके बीच में, अगर आप क्रीप को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो किस रीजन में रहना आपको, 5 to 10%। तो अब आप यहाँ इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए कि क्रीप कंट्रोल या स्लिप कंट्रोल सिस्टम कितना इन्वॉल्व है। क्योंकि आप कश्मीर से शुरू करते हैं कन्याकुमारी तक आपका सीजन चेंज होता है पूरी ट्रिप में। ठीक है, सीजन ट्रिप होता है, डिफरेंट सीजन्स के लिए आपको, मतलब सेम ट्रेन सेम लोको या सेम मेट्रो या सेम ट्रेन टीम डिफरेंट सीजन्स में काम कर रही है। वही बरसात में भी चल रहा है, वही गर्मी में भी चल रहा है, वही जाड़े में भी चल रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही कंडीशन फर्क हो रही हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए आपको स्लिप भी फर्क हो रही है। तो उस कंडीशन के हिसाब से उस स्लिप को आइडेंटिफाई करना और सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना, ये उस स्लिप कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ और है कि यही है जो अवेलेबल एडिशन अल्फा जो कि 0.4 मैक्सिमम जिसकी लिमिट है, ये स्पीड के साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ घटता है। बस समझ लीजिए इसको।
जैसे जैसे आप हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे जो पॉइंट फोर्स और नीचे आता जाएगा अल्फा। अच्छा एक चीज़ और, फॉर अ सेम व्हीकल ऑल्सो, जैसे मान लीजिए लोको में 6 एक्सल में पहला वाला व्हील जो है वो रेल को साफ करता जा रहा है, तो उस व्हील और रेल के बीच में अलग सरफेस कंडीशन होगी, और जो छठा व्हील है उस व्हील और रेल के नीचे अलग सरफेस कंडीशन होगी ना। तो आपका वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए व्हील, जो क्रीप कंट्रोल सिस्टम है, स्लिप कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। अच्छा ये कर्व आप लोग को, ये कर्व हम में से आपको सबको पता है ना, ट्रैक्टिव एफर्ट कर्व, ये सबको पता है। ये क्या है, ट्रैक्टिव एफर्ट शुरू में कांस्टेंट, फिर ड्रूपिंग, और पावर क्या होती है शुरू में इंक्रीजिंग, बाद में कांस्टेंट। तो दो रीजन होते हैं बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ये कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट रीजन, ये कांस्टेंट पावर रीजन, ठीक है। ये VB जो V बेस स्पीड वो होती है जिसमें ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते, वोल्टेज या पावर बढ़ते बढ़ते जिसमें कांस्टेंट हो जाता है आगे रेटेड स्पीड, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर, ठीक है। रेटेड स्पीड वो स्पीड है जिसपे जो इक्विपमेंट है आपका रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज अचीव कर लेता है। इस पे क्या लिमिट है मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट पे, ट्रैक्टिव फोर्स पे? अच्छा तो ये सबसे ऊपर चले जाएं, है ना, लेकिन एक लिमिट होती है। इसकी लिमिट होती है कि जो आपकी ट्रैक्शन मोटर की का वॉल्यूम है, वेट है, ठीक है, सिस्टम की आपकी कैपेबिलिटी है, जो ट्रैक्शन ड्राइव है उसका वेट है, उसकी कैपेबिलिटी है, तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते। F/T/R ये ट्रैक्टिव एफर्ट है, टॉर्क बाय R व्हील पे, ठीक है। W इज FV, ये ट्रैक्टिव फोर्स है, और ये वेलोसिटी है उसकी, ये भी। और बेस स्पीड के नीचे तो ये, बेस स्पीड के ऊपर ये तुम्हारी Fmax is Wmax by V. Wmax is constant, V is increasing, Fmax is drops. तो ये आपका दो तरह के बेसिकली कर्व होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन की बात करेंगे, एक तो कंटिन्यूअस रेटिंग कर्व होता है, ये होता है बेसिकली जो आपका लाइफ टाइम कंसिडरेशंस होती है उस इक्विपमेंट की, ट्रैक्शन मोटर की लाइफ टाइम कंसिडरेशन के हिसाब से इससे ज़्यादा इसकी ये रेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, ये कंटिन्यूअस रेटिंग लाइफ टाइम के हिसाब से होती है। लेकिन आप उसको फॉर अ शॉर्ट पीरियड आप उस रेटिंग से ज़्यादा चला सकते हैं अगर उसका स्पेसिफिक हीट वगैरह जो ट्रैक्शन मोटर मटेरियल की होती है वो इस तरह की है, टेम्परेचर राइज अंडर लिमिट है, तो आपको फॉर अ डेफिनेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको हायर कैपेसिटी पे चला सकते हैं। और ये फैसिलिटी केवल मोस्टली किसमें एप्लीकेबल है, आपको किसमें मिलती है? इलेक्ट्रिक में। डीजल में क्यों नहीं मिल पाती? डीजल में जो आपकी ऑनबोर्ड जो पावर है वो फिक्स्ड है, ठीक है। OHE में क्या है, आप फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा करंट ले सकते हैं, ज़्यादा करंट लेके फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम आप उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट, मैक्सिमम स्पीड हुई है ट्रैक्शन मोटर की, तो मैक्सिमम स्पीड होती है, जैसे DC मोटर्स में देखेंगे 2000 2500 ज़्यादा नहीं होती स्पीड, और AC मोटर्स में 6000 तक चले जाते हैं हम लोग, तो ये तो उस मोटर की स्पीड होगी मैक्सिमम। ये कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट है, और ये आपका शॉर्ट टाइम ट्रैक्टिव एफर्ट है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, ट्रांजिशन पॉइंट है तीसरा, जहाँ पे करंट आपको फिर से ड्रॉप करना पड़ता है, थोड़ा सा भी देखेंगे आपको क्यों। तो बेसिकली एक ये बेस स्पीड होती है जो कि टॉप स्पीड की ऑलमोस्ट 1/3 होती है, एक ये ट्रांजिशन स्पीड होती है जो कि 2/3 होती है। अगर 6000 RPM मोटर की मैक्सिमम स्पीड है तो अप्रॉक्सीमेटली इधर 2000 आएगा, इधर 4000 आएगा, राइट। अच्छा हाँ, और ये जो है ये सब अभी F है, F अल्फा नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर ये आपका अल्फा P से ऊपर निकल जाएगा तो किसी काम से नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अल्फा P से ऊपर निकल गया तो किसी काम का है नहीं, तो इसी पे अगर आप अल्फा P को सुपरपोज कर देंगे तो इस तरह का आपका जो यूटिलाइज करेंगे उस तरह का आएगा आपको, ठीक है। भले ही इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि एडिशन कैपेसिटी आपकी यहाँ रुक जा रही है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी मशीन आपकी। ये केवल एक ट्रैक्शन मोटर की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। 6 ट्रैक्शन मोटर से 6 को जोड़ देंगे तो ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड कर्व किसका बन जाएगा? आपका लोको का बन जाएगा। तो 3 तरह की ट्रैक्शन मोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा 3 फेज मोटर्स यूज हो रही हैं, आपको पता ही होगा, ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसका हाई पावर टू वेट रेशियो है और इनहेरेंट रिजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें वो है कैपेबिलिटी, चाहे DC मशीन हो चाहे AC मशीन हो। बेसिकली पावर एंड टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है? इंटरेक्शन ऑफ करंट्स इन 2 वाइंडिंग्स, ठीक है। उसमें फील्ड और आर्मेचर होता है, इसमें क्या होता है AC मशीन में? हाँ, रोटर स्टेटर, राइट। तो बस दोनों में अलग अलग करंट होती है, उसकी वजह से फ्लक्स होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो टॉर्क बनता है।
ये दिख रहा साहब आपको? ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है एसी मोटर की, 3 फेज मोटर की। ठीक है, तो इसके 2-3 चीजें बता दूं इसमें। तो स्टेटर में टर्मिनल वोल्टेज और फेज करंट स्टेटर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 फेज उसमें करंट करते, 3 फेज वोल्टेज देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है स्टेटर की, उसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ये सिंक्रोनस स्पीड है फॉर अ गिवन स्टेटर फ्रीक्वेंसी और सिंक्रोनस स्पीड। ये डायग्राम है आपका रोटर स्पीड का और टॉर्क का। जो स्टार्ट करता है जब रोटर तो 0 मतलब उसकी आरपीएम 0 होती है। ठीक है, उसके बाद स्लिप आती है उसमें। ठीक, तो ये समझिए स्लिप के साथ ये परसेंट, जब 100% दोनों की स्पीड बराबर होगी तो टॉर्क 0 होगा। ठीक है, ये फॉर अ गिवन स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, फॉर अ गिवन स्टेटर फ्रीक्वेंसी ये ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ आता है, ये ट्रैक्टिव साइड का है, और चूंकि ट्रैक्शन मशीन है ये 4th क्वाड्रेंट में भी चलता है, जनरेटर वाला, ये नीचे स्लिप है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ये वाला जो। तो ये जब रेटेड टॉर्क है वो 100 है, मतलब, और ये ब्रेकडाउन टॉर्क से ज़्यादा होता है, और हम लोग यूटिलाइज जो करते हैं रेटेड टॉर्क। अब डिफरेंट अगर सिंक्रोनस स्पीड के लिए जब इन ग्राफ्स को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें ट्रैक्शन मोटर का पूरा ऑपरेटिंग ग्राफ मिल जाएगा, जिसे ट्रैक्शन ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। ये फॉर अ गिवन सिंक्रोनस स्पीड है, सारी सिंक्रोनस स्पीड्स के लिए करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा ये। ठीक है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है बेस जो दिख रही थी हम लोग को, ये अकेली वो कैरेक्टरिस्टिक है बेस। ये यहाँ पे आपका रेटेड टॉर्क है, ये ऊपर आपका ब्रेकडाउन टॉर्क है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन टॉर्क का मतलब ये ऊपर ऐसे आके यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पे स्लिप बहुत बढ़ जाती है, यहाँ बराबर हो जाता है, और ये तुम्हारा जो एनवलप इसका है तुम्हारा ऑपरेटिंग टॉर्क का, ये सारे ग्राफ डिफरेंट सिंक्रोनस स्पीड्स के लिए सुपरइम्पोज कर दिया, तो पूरा स्पीड टॉर्क स्पीड ट्रैक्टिव एफर्ट ग्राफ आ गया तुम्हारे पूरी ट्रैक्शन मशीन का। ठीक है, तो अब बेसिकली ये VVF कंट्रोल होता है इसमें, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। स्टेटर का वोल्टेज और स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको वैरी करके हम ये पूरा ग्राफ बनाते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? ऊपर वाले में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। क्या बोलो तो यार कुछ। ये एक ग्राफ था हमारा, एक ग्राफ ऐसे आता है जो मैंने दिखाया था पिछली बार, और इसी सारे ग्राफ्स को अगर पूरा सुपरपोज कर दें थ्रू आउट द रेंज ऑफ स्पीड, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग ग्राफ। जो टी डायग्राम आप देख रहे थे वो आया कहाँ से? जो टी डायग्राम बहुत सिंपल से आप लोग देख रहे हैं वो आया कहाँ से? वो ऐसे ही आया, ये वो टी डायग्राम है। ठीक है, तो ये वो डायग्राम यहाँ से आया। मैंने बताया था वोल्टेज बढ़ता है शुरू में, वोल्टेज और पावर एक साथ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आके पावर और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, करंट कांस्टेंट रहती है, तो थर्ड वाला ट्रांजिशन वाला उसमें डाउन होती है, ड्रॉप करती है। स्लिप शुरू में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद फिर से लगभग कांस्टेंट हो जाती है। और ये मशीन टॉर्क या ट्रैक्टिव एफर्ट है, ये कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट रीजन, ये कांस्टेंट पावर रीजन, ये तीसरा वाला रीजन है रिड्यूस पावर ऑपरेशन। तो कांस्टेंट उसको वोल्टेज को कांस्टेंट फ्लक्स रीजन भी बोलते हैं। कांस्टेंट फ्लक्स रीजन, देन कांस्टेंट पावर रीजन, देन रिड्यूस पावर ऑपरेशन। यहाँ पे आके ये ग्राफ खत्म हो जाता है, आपको मैक्सिमम स्पीड से कम रहना चाहिए। नीचे एक ग्राफ आ रहा है आपका धीरे धीरे, ये लोड टॉर्क है, जो कि व्हीकल पे जो लोड आ रहा है उसको सारी मोटर्स पे जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो ये है, आगे समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं, मशीन टॉर्क और लोड टॉर्क, वो बैलेंसिंग स्पीड होती है। तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड जो जब हम डिज़ाइन करेंगे सिस्टम को, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे नहीं खत्म कर देंगे, बैलेंस स्पीड उसके बाद में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब तीनों रीजन्स को थोड़ा सा अलग अलग समझते हैं। कांस्टेंट फ्लक्स रीजन जो है आपका ये वाला रीजन, तो इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है, आप लोगों ने देखा, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्टेटर की, तो V/F कांस्टेंट रहता है। तो इस वाले पार्ट में V/F कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन, इसमें वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, बट F अभी भी बढ़ रहा है, तो V/F के डिक्रीज करता है। तो ये V/F डिक्रीजिंग वाला रीजन है। ठीक है, ये वहां तक चलेगा, इस स्पीड तक चलेगा जहां पर आपको ऑपरेटिंग टॉर्क और ब्रेकडाउन टॉर्क मिल जाता है। वहां पे आके फर्दर अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको करंट को ड्रॉप करना पड़ेगा, करंट आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। बिना करंट ड्रॉप किए आप इस रीजन को ही नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं।
यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मटेरियल आपका ट्रैक्शन मोटर का अपनी सेचुरेशन लिमिट में पहुंच गया है मैग्नेटाइजेशन के। तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर, जब उसको करंट को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आप इतना पोर्शन स्पीड का और आप यूटिलाइज कर देंगे, बट विद लेस टॉर्क, क्योंकि आपने करंट को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बढ़ूँ आगे। ये एक ट्रैक्शन मोटर का एग्जांपल है टिपिकल, जो आपकी हाई स्पीड ईएमयूज में यूज होता है। 326 किलोवाट की एक मोटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में हाई स्पीड ईएमयू में यूज होता है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, रेटेड स्पीड एट विच द मशीन ऑपरेट्स एट रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये देखेंगे आप लोग, ये वोल्टेज है इसका 3075 पे आके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वोल्टेज वाला पोर्शन है। ये पावर भी आपके देखिए वोल्टेज से बढ़ी है, कांस्टेंट हो गई। करंट शुरू में 193 एम्पीयर थी, थोड़ा सा ड्रॉप हुई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए इसे, तो करंट कांस्टेंट है। ट्रैक्टिव एफर्ट 100 किलो न्यूटन था शुरू में, बाद में ड्रॉप किया 46 किलो न्यूटन पे ये आ गया। जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ ये वीपीएफ कांस्टेंट, वीपीएफ डिक्रीजिंग है, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे आपकी तो वी कांस्टेंट है, पी भी बढ़ जाएगा। और पीक में एरो लगाना भूल गया, आई बढ़ेगा, वी भले ही कांस्टेंट है, पी भी बढ़ जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट भी बढ़ जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैं जब कह रहा हूँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका क्या मतलब है, वो मिस कर गया था, मैं बता देता हूँ। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। आप यूरोपियन सिनेरियो में देखेंगे तो 15 मिनट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं वो लोग। सब्जेक्टिव क्यों है? जैसे सपोज आप ग्रेडियंट पे चढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट पे आप चढ़ रहे हैं 60 km की स्पीड में है, 2 किलोमीटर आपको ग्रेडियंट पे चढ़ना है, तो लगभग 4 मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट। तो ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको जो लोड पड़ रहा है थोड़े समय के लिए, वो शॉर्ट टर्म है। आप कंटिन्यूसली आप हिल चढ़ रहे हैं, आपको माउंटेन रेलवे है, तो शॉर्ट टर्म नहीं है वो। ठीक है, वो सब्जेक्टिविटी उसमें आ जाती है। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लोड चाहिए होता है फ्रेट में, तो वो शॉर्ट टर्म है। यूरोपियन सिनेरियो में 15 मिनट लेते हैं, इंडिया में 5 मिनट्स भी है, 30 मिनट्स भी है, 1 आवर रेटिंग होती है, कई तरह की रेटिंग है इंडियन सिनेरियो में। तो ये सब्जेक्टिव है। जो अभी ट्रैक्शन मोटर के हिसाब से भी देख रहे हैं हम लोग, पावर रेटिंग एंड एबिलिटी ऑफ ट्रैक्शन मोटर पे ट्रैक्टिव एफर्ट डिपेंड करता ही करता है। मैंने बताया वॉल्यूम की जितना होगा, जितना वेट होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क कर पाएगा, उतना ज़्यादा पावर कर पाएगा। वेट ऑन द ड्राइविंग व्हील्स आप लोग समझ गए हैं। एडिशनल मास जो है एक्सेल लोड है, उस पर डिपेंड करता है ट्रैक्टिव एफर्ट। रेल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, गियर रेशियो पे भी डिपेंड करता है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे। व्हील स्लिप कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड करता है। पावर कन्वर्टर सिस्टम पे कितना यूटिलाइज आप स्लिप को कंट्रोल कर रहे हैं, टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहले डायोड बेस्ड कन्वर्टर आते थे, पावर कन्वर्टर्स आते थे, उसके बाद क्या हुआ, थ्रिस्टर्स आए, फिर क्या आया, जीटीओज, फिर आईजीबीटीज। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग कि रेलवे ट्रैक्शन में कौन सा यूज होता है। तो गियर, सीधे गियर रेशियो पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये मोटराइज व्हील सेट है, ये व्हील का गियर है, और ये पिनियन है, ये ट्रैक्शन मोटर है। एंड डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस बुल गियर। ये पिनियन पे टीएम है। इन दोनों का जो रेशियो है, ये तो आपका एन डब्ल्यू बाई एन टी एम, जो कि हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ये गियर रेशियो है। वी लीनियर वेलोसिटी है। टी टी एम जो टॉर्क आपने ट्रैक्शन मोटर से अप्लाई किया, एंड थ्रू दिस गियर टेन टी डब्ल्यू टी व्हील में बदल गया, और टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आर, ये ट्रैक्टिव फोर्स जो आपको इस कॉन्टैक्ट पॉइंट में मिलेगा, वो टी डब्ल्यू बाई आर है। ये ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ये एफ अल्फा नहीं एफ है। ठीक है, आप इसको भी एफ माने, इसको भी एफ माने। इसको एफ इज टी डब्ल्यू बाई आर। तो टी डब्ल्यू को से जो आपका गियर रेशियो से और गियर एफिशिएंसी से किया, तो टी टी एम इंटू गियर रेशियो एन जी बाई आर। पावर देखेंगे तो टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगुलर स्पीड इज पावर। तो टी टी एम में बता चुका हूँ, टॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द रोटर, एंड हाई पावर कैन बी अचीव्ड बाई हाई टॉर्क और हाई रोटेशनल स्पीड, और बोथ। हाई रोटेशनल स्पीड जो होती है, ये डिपेंड करती है बेयरिंग्स के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के ऊपर, तो इसकी लिमिट होती है। जैसे मैंने बताया कि डीसी मशीन नॉर्मली 2.5 या 2500 आरपीएम तक चलती है मैक्सिमम, और एसी मशीन आपकी 6000 आरपीएम तक चल जाती है। तो फाइनल इस फार्मूला से ये एन को देखेंगे, तो जी इंटू वी बाई आर, जो लीनियर स्पीड और उसको एंगुलर स्पीड में बदल दिया हमने व्हीकल की, ये, और इसको के एम पर आर में चेंज कर दिया, 2.65 वी बाई आर हो गया। एन इज अ मोटर स्पीड, मैं बता चुका हूँ, एन फिक्स्ड है, एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं इसको। जी इज ऑल्सो फिक्स्ड, गियर रेशियो को भी एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं,
नहीं बढ़ा सकते गियर रेशियो, क्योंकि जो डिपेंड करता है कि आपका उस व्हील के नीचे कितना स्पेस अवेलेबल है व्हील और रेल के बीच में। तो ये भी आपकी ये स्पीड होगी, तो ये आपको हमेशा गवर्न करती है ये इक्वेशन। दिस इज फिक्स, एन इज फिक्स, वी इज ऑलमोस्ट फिक्स, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल। आर को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, आर पे आपका जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, जो कॉन्टैक्ट पैच में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं जो कि रेल और व्हील को डैमेज करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे जी को आप बढ़ाएंगे, अगर आप जी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जी को बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग जी को बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा, लेकिन जी बढ़ने के साथ वी कम हो जाएगा। दिस इज फिक्स्ड, जी बढ़ाएंगे तो वी कम हो जाएगा, जी बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ जाएगा। तो गियर रेशियो अगर आप बढ़ाएंगे सेम ट्रैक्शन मोटर में अगर आप गियर रेशियो बढ़ाएंगे तो आप हायर ट्रैक्टिव एफर्ट मिल सकता है आपको, लेकिन क्या घट जाएगा, मैक्सिमम स्पीड घट जाएगी। ये अगर आपका ये ग्राफ है, अगर आपका जीवन गियर रेशियो पे टी F1 और Vmax1 और आपने गियर रेशियो बढ़ा लिया, G2 इज ग्रेटर देन G1, तो ये आपका F2 तो बढ़ जाएगा बट Vmax2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो F1 upon F2 इक्वल टू G1 upon G2 एंड Vmax1 upon Vmax2 इज G2 upon G1। तो हम लोग अभी एग्जांपल आगे देखेंगे, जो आपका WAG9 है और WAG7 दोनों में सेम ट्रैक्शन मोटर्स यूज होती हैं, बस गियर रेशियो बढ़ा के घटा के हम स्पीड और अट्रैक्टिव एफर्ट का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे जब स्टडी करेंगे वापस जाके आप देखेंगे जो हाई स्पीड EMUs हैं, मेमूज की ट्रैक्शन मोटर हैं, कन्वेंशनल EMUs हैं, या ट्रेसर ट्रिनिटीन की जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं, ओवरऑल सब सेम है। गियर रेशियो के साथ आप खेलते हैं, आप जो उसकी RPM रेटिंग्स के साथ आप खेलते हैं, और आप जो आपका डिजायर्ड पर्पस उसका आप अचीव कर लेते हैं। गियर रेशियो खत्म हो गया उसमें, उसको लास्ट में अब ये है आपका व्हील स्लिप कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपका ith व्हील है, अगर 6 व्हील हैं एक लोको में तो आपका ith फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ith व्हील है, तो उस ith व्हील पे जो ith टॉर्क लग रहा है, जो मोटर लगा रही है, वो डिवाइडेड बाय r, वो डिवाइडेड बाय r, ये PI एक्सल लोड है, ये TI है, वो डिवाइडेड बाय r अगर अल्फा मैक्स और PI से ज़्यादा हो जाएगा, अल्फा मैक्स और PI मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, F अल्फा। तो आप जो F आप यूटिलाइज कर देते हैं उससे ज़्यादा अगर टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा, रैपिड स्लिपिंग होगा। तो आप उस वाले कर्व पे ध्यान दीजिए जरा, जिस पे जो मैंने बताया था आगे आके रैपिड स्लिपिंग 5% 10% से ज़्यादा अगर स्लिप होगी, ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो हम स्लिप को 5 to 10% के बीच में रखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा रैपिड स्लिपिंग नहीं चाहते हैं। अब हम उसको व्हील की स्पीड को हमें कंट्रोल करके रखना है। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है, जो व्हील स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है, दोनों इंटररिलेटेड होते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिग्नल वो लेता है व्हील स्पीड सिस्टम और ट्रैक्शन कन्वर्टर में देता है, तो टॉर्क को उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है कि तुम्हारा ये इससे ज़्यादा ना हो, उतना ही ज़्यादा हो कि 5 to 10% आपको स्लिप मिल पाए, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। कपलिंग मैकेनिकल रॉड से शुरू में करते थे, आप कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड्स ऑफ एक्सल को एक्चुअल व्हील डाया को काउंट करते हुए। आप ये समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, क्योंकि अल्फा, P और R व्हील डाया फर्क हो सकता है, अल्फा फर्क हो सकता है। मैंने बताया कि अल्फा बहुत सारी चीज़ों डिपेंड करता है, फॉर डिफरेंट व्हील्स ऑन द सेम व्हीकल भी डिफरेंट हो सकता है अल्फा। PI भी जो एक्सल लोड है वो भी वेरी करता है कई बार, ठीक है। तो आपको सब देखते हुए इसको कंट्रोल करना है। आप रियल ओवर स्पीड को राडार बेस, जो पहले जो ये EMD लोगों में राडार बेस टेक्नोलॉजी होती है, कोई बताता नहीं है, जो भी आपका OEM है बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बताता नहीं है, लेकिन आप इस समझ से ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे स्लिप को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपको इसको कंट्रोल करके चलना है। TI/R को बहुत ज़्यादा अल्फा P से नहीं होने देना है। रैपिड स्लिपिंग होगी तो आप फिर आपका पावर नहीं मिलेगी आपको स्लिपिंग चाहिए उतनी चाहिए जितनी 5 से 10% आपको स्लिप मिले, ठीक है। AC मोटर्स में क्या करते हैं, AC मोटर्स मैंने आपको बताया VVVF के थ्रू आपको टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। ये पावर कन्वर्टर्स की बात करते हैं। ये शुरू में जब हमारा ग्रेजुएशन वाला टाइम था तो आप लोग सुनते थे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स की बात हम लोग सुनते थे।
फेज कंट्रोल रेक्टिफायर शुरू में ट्रैक्शन पर्पस में लगते थे, डायोड रेक्टिफायर, सोलिड कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें डायोड होते थे 4, इसमें चारों थ्रिस्टर्स होते थे, बट ये रहता था, फिर ये इन्वर्टर की तरह यूज़ नहीं हो पाता था ये। तो हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में 2 डायोड और 2 थ्रिस्टर लगा के शुरू में चलाया गया, बट इसमें पावर फैक्टर प्रॉपर नहीं होता। आज का जो समय है, लेटेस्ट जो टाइम है, ये आपका स्विच मोड कन्वर्टर्स का है। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर्स जिन्हें आप बोलते हैं, बेसिकली जो स्विच मोड कन्वर्टर्स हैं, डीसी कन्वर्टर्स भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अपने रेलवे ट्रैक्शन में। हम लोग बेसिकली VSIs यूज़ करते हैं। व्हाट इज VSI? दिस इज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या करता है? जो डीसी लिंक वोल्टेज इसको कांस्टेंट रखता है, रिस्पेक्टिव आपका सप्लाई साइड में वोल्टेज की वेरिएशन होती रहे और OHE साइड में होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीसी लिंक वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। तो करंट सोर्स इन्वर्टर्स भी होते हैं, बट ट्रैक्शन पर्पस में, रेलवे ट्रैक्शन पर्पस में हम लोग VSI यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले फिगर में दिखाया था आपको शुरू वाले में, 2 तरह के इन्वर्टर्स होते हैं। एक जो रेक्टिफायर से लेके जो ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज जो आता है उसको लेके आपको डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज VSI, लाइन साइड कन्वर्टर होता है। लाइन साइड OHE की तरफ जो कन्वर्टर होता है। और 3 फेज VSI होता है, ये उस डीसी को लेके 3 फेज में कन्वर्ट करके आपको दे देता है ये ट्रैक्शन मोटर्स को। तो जितने भी हमारे कन्वर्टर्स हैं आज की डेट में 1980s के बाद से, ये सारे PWM पे प्रिंसिपल से, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं बेसिकली। चाहे लाइन साइड कन्वर्टर हो, ये वाला लाइन साइड कन्वर्टर है, देखिए ये सिंगल फेज AC को देके आपको डीसी बना रहा है। ये लिंक वोल्टेज है यहाँ पे, ये आपका पावर कन्वर्टर जो ट्रैक्शन मोटर की तरह यहाँ 3 फेज निकल रहा है, डीसी लिंक वोल्टेज से 3 फेज बना रहा है। तो बेसिकली ये भी PWM प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी PWM प्रिंसिपल पे काम करता है। PWM प्रिंसिपल का क्या फ़ायदा होता है कि आप डीसी से AC बना सकते हैं, 3 फेज भी बना सकते हैं, सिंगल फेज भी बना सकते हैं। कैसे अपने मनपसंद वोल्टेज, अपनी मनपसंद फ्रीक्वेंसी कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? हाँ, पल्स की विड्थ को बढ़ा घटा के आप जो एवरेज वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, और स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आप उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो जो VVVF कंट्रोल है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वो आप PWM मेथड के थ्रू बड़े आराम से हम लोग उसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये भी कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल लिया मैंने। डीसी लिंक वोल्टेज ये आपका कांस्टेंट है, ये 3 स्विच हैं, IGBTs भी हो सकते हैं, थ्रिस्टर भी हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी डिवाइस आपका बेसिकली स्विच है वो एक, ठीक है। 3 लेग्स हैं, अगर इसमें 3 लेग्स हैं तो ये पावर कन्वर्टर है, 2 लेग्स होता तो लाइन कन्वर्टर हो सकता था। और ये 3, इसमें स्विचिंग ऑन ऑफ दिस, ये देखो ये जो इनको स्विचिंग ऑफ करते हैं डिफरेंट पल्स विड्थ से, तो एवरेज आपका साइनसॉइडल आता है, ठीक है। इसको जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। अगर आप इसकी विड्थ को वेरी करेंगे तो ये एवरेज भी आपका वेरी कर सकता है। तो आप बेसिकली इसका स्विच ऑन स्विच ऑफ की विड्थ को, उसकी ड्यूरेशन को और एज वेल एज फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके आप VVVF इसको आप ट्रैक्शन मोटर को आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 लेग्स हैं तो ये पावर कन्वर्टर, और 2 लेग्स होता है तो लाइन कन्वर्टर। आज की डेट में जैसे आप ट्रेन 18 देखेंगे, वो एक ही असेंबली में लाइन और पावर कन्वर्टर दोनों एक ही असेंबली रहती है। ये मुझे पेपर में शिनकानसेन, कोई खास बात नहीं है इसमें, शिनकानसेन का मिला था N700 का, जो उनकी सेकंड लेटेस्ट जो उनकी जो फ्लीट है उसका, उसमें PWM कन्वर्टर यूज़ करते हैं। सेम वही है कि सिंगल फेज से DC और DC से 3 फेज। अब ये तो ट्रेन लेवल आपका मोटराइज्ड व्हील लेवल एनालिसिस हो गया। अब ट्रेन लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेन लेवल पे अगर आप देखेंगे, ये ट्रेन व्हीकल, ये ट्रेन है, ठीक है। आप एक मैंने डब्बा बनाया हुआ, आप समझिए ट्रेन है पूरी। DRS का जो रनिंग रेजिस्टेंस है पीछे की तरफ लग रहा है, A एक्सेलरेशन है, M इसका टोटल मास है, अल्फा एंगल है ग्रेडियंट का, F वो फोर्स है जिसके मोटराइज व्हील पे लग रहा है। अगर 1 मोटर लगी है तो उतना F होगा, 6 मोटर लगी है उतना F होगा, 12 मोटर लगी है उतना F होगा। F जो है ट्रैक्टिव फोर्स है, F ट्रैक्टिव फोर्स है, DR आपका लोड है, A एक्सेलरेशन है और M उसका मास है। तो एनर्जी हम आप उसको दे रहे हैं, जो F के फॉर्म में जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, इसको एक्सेलरेट करने में लीनियर एक्सेलरेशन में, इसके जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है, व्हील है, ट्रैक्शन मोटर है, उसको यूज़ करने, उसको एक्सेलरेट करने में एनर्जी लगती है। और मैकेनिकल पावर लॉसेस, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस टू मोशन जिसे रनिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसमें मूविंग द मास अपहिल ग्रेड रेजिस्टेंस है, और मास ऑन कर्व, ये सारे जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया वो सब मिला के रनिंग रेजिस्टेंस है, और ये आपका एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली F जो काम करता है इसको ओवरकम करता है, और जो बचता है ओवरकम करने के बाद उससे उसको क्या यूज़ करता है, वो एक्सेलरेट करने में यूज़ करता है। क्लियर है? अब इस F का कितना पार्ट इसमें किस पोर्शन में जाता है ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस कौन सी है, ठीक है।
एग्जाम्पल दूँ एक, जैसे आपका कम्यूटेटर EMUs है, तो जो F का मैक्सिमम पार्ट किस में जाएगा? F का मैक्सिमम पार्ट किस में जाएगा? इन 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, किस में जाएगा? एक्सेलरेशन में, ठीक है। और अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो इन 5 में से किस में जाएगा? ठीक है, एयर ड्रैग में, सबसे ज़्यादा एयर ड्रैग में जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सी सर्विस, ट्रेन ड्यूटी साइकिल जिसे आप कहते हैं या ट्रैक्शन ड्यूटी साइकिल जिसे आप कहते हैं, वो कैसा, उस पर डिपेंड करेगा रिलेटिव क्वेश्चन किस उसका। मैथमेटिकली देखेंगे, इस पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, ma plus mg sin alpha plus dr is equal to f. f is nothing but te, right? अब इसको और मैथमेटिकल कर दिया मैंने, dv by dt कर दिया, mg sin alpha dr v is equal to fv. ये भी आपका आगे देखेंगे, ये डेविस इक्वेशन लेंगे, लोमोनोसॉफ इक्वेशन लेंगे, ये भी आपका जो रनिंग रेजिस्टेंस है, ये भी वेलोसिटी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन ये, तो ये f को आपके क्या होना चाहिए? ये भी वेलोसिटी का ही फंक्शन होगा, जो कि आपने देखा वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक। तो उसी को सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया था। तो बेसिकली लीनियर का कुछ पोर्शन मान लेते हैं कि रोटेटिंग मास में जा रहा है 0.04 2.02, तो ये उसका एक्सेलरेशन वाला पार्ट हुआ, ये ट्रैक्टिव एफर्ट वाला पार्ट हुआ, ये उसका आपका रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस एयर ड्रैग हो गया, ये आपका बाकी ग्रेड रेजिस्टेंस हो गया। इसमें अगर कर्व होता तो कर्व में जुड़ जाता, तो ये सारा पूरा पोर्शन मिलकर हो जाता आपका रनिंग रेजिस्टेंस। तो टी में से रनिंग रेजिस्टेंस हम माइनस कर देते, जो बचता वो आपका उसको एक्सीलरेट करने का काम होता है। तो ये इसको टी को अगर इस तरह रखते, लोड जो नीचे मैंने ट्रैक्शन मोटर वाले को दिखाया था, नीचे से पैराबोला आ रहा था, मैंने कहा था बाद में आपको बताऊंगा। तो ये व्हीकल का लोड है, ये अगर 6 ट्रैक्शन मोटर हो, दिस डिवाइडेड बाय 6 उस ट्रैक्शन मोटर पे आएगा, और उस ट्रैक्शन मोटर के टी स्पीड कर्व को जहाँ काटेगा वो बैलेंसिंग स्पीड होगी उस ट्रैक्शन मोटर के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को कहते हैं लोमोनोसॉफ इक्वेशन। ये बेसिकली लोको प्रोपल्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक लोको का AC DC AC टोपोलॉजी, ठीक है। ये AC आ रही है पेंटोग्राफ से, ये तुम्हारे हमारे रेक्टिफायर सिस्टम्स हैं, ये उसको DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ट्रैक्शन मोटर थ्रू बोगी में, बोगी से स्लिप कंट्रोल सिस्टम लेके इस टॉर्क सेटिंग में जाके, जो मैंने आपको बताया था, वो वैसे कंट्रोल करता है 5 से 10% स्लिप रहे। ये सब ये वेक्टर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं आज के, FOC फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल ये होता है। लेकिन एक्चुअली कैसे कंट्रोल कर रहा है ये तो वो ये भी जानता है, लेकिन ये है कि वो वेक्टर कंट्रोल सिस्टम ही आजकल सब इसकी VVVF जो मैंने आपको बड़ी सिंपली बोल दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी होती है उसको कंट्रोल करने की। वो ये दोनों FOC फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल और डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लिया आपने। अब बेसिकली अगर डीजल इंजन होता तो क्या होता, बस इसकी जगह आपका डीजल इंजन और रेक्टिफायर आ जाता, अल्टरनेटर और रेक्टिफायर, डीजल इंजन अल्टरनेटर और रेक्टिफायर ही आ जाता, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए मैं न्यूट्रल हूँ क्योंकि मेरा एरिया रेल व्हील कांटेक्ट न्यूट्रल है, उसे नहीं पता लगता कि पावर डीजल इंजन से आ रही है और या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से आ रही है, उसको कांटेक्ट का पता लगता है क्या, बताइए। तो मैं भी न्यूट्रल हूँ, मुझे भी नहीं पता लगता कि यहाँ पावर कैसे आ रही है, तो मेरे रेल कांटेक्ट पता है, इसको पता है। और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। शुरू में जब मैं प्रोफेशन में आया था, मुझसे कहा जाता था कि डीजल इंजन में ज़्यादा एडिशन मिलता है, मैं भी सोचता था क्यों ज़्यादा एडिशन मिलता है, समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई बता नहीं पाता। तो बेसिकली शुरू में जो डीजल इंजन होते थे उनका एडिशन मास ज़्यादा होता था, बाद में इलेक्ट्रिक इंजन उन्होंने वेट बढ़ा लिया, अपना डबल वेट डाल के उसको वेट उतना ही कर लिया, एडिशन मास उतना ही हो गया। तो जो बेसिक लड़ना मरना यहाँ रहता है हम लोग का, लड़ना मरना यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कि आपकी ये जो ड्राइव है, तो ड्राइव कितनी मतलब कितनी इकोनॉमिकल ड्राइव है, कितनी हल्की है, कितनी रिलायबल है जो ये ड्राइव है, और स्लिप कंट्रोल सिस्टम आपका कितना इफेक्टिव है जो 5 to 10% स्लिप आपका हर बार कंट्रोल कर लेता है। हम लोग को इस यहाँ पे मत्थापच्ची करनी चाहिए, इसमें और इसमें, और हम लोग यहाँ मत्थापच्ची करते रहते हैं। लेकिन मेरा रेलवे कॉन्टैक्ट डिफरेंशिएट नहीं करता, मैं भी नहीं करता। आगे बढ़ें। ये वो स्लाइड है जो शीलवत को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये एक लोको का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये डी लोको पे जो ड्रैग लग रहा है इस लोको का ड्रैग है, और ट्रेलिंग लोड ये जो पीछे रेक है, गुड्स भी हो सकता है, पैसेंजर भी हो सकता है, उसका जो कपलर पे लोड आता है वो है। तो इस पर टोटल लोड आ रहा है TR प्लस D, जो इस केवल लोकोमोटिव पे ड्रैग है। और एक एक्सेल पे, एक व्हील सेट पे F अल्फा 1 अगर आपको ट्रैक्टिव एफर्ट मिल रहा है, तो ये मान के चलें सब में बराबर मिल रहा है, तो टोटल होगा 6 F अल्फा। इस ट्रेन के लिए जिसमें ये लोकोमोटिव लगा हुआ है, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट होगा 6 अल्फा। और जो ट्रेलिंग लोड है इसके D प्लस TR, ये रेजिस्टेंस है दोनों D प्लस TR,
जो बच रहा है इसमें से ये इसको मास ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, जो बच रहा है वो एक्सेलरेशन के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। तो एफ अल्फा को मैंने बताया था आपको, अल्फा पी आई, टी वाज द एक्सेल लोड या एडहेसिव मास, अल्फा कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, 6 अल्फा पी आई माइनस डी प्लस टी आर इज एम टी आर एक्स। अब 6 को मैंने n कर दिया, भाई 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। अब आप यहाँ देखें अल्फा एन पी आई माइनस डी प्लस टी आर इज टू एम टी आर एक्स। एन को आप कितना भी बढ़ाएं, पी कम कर सकते हैं, पी उतना करने पे एन बढ़ा देंगे, आपको एक ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप केवल इस लोगों के चक्कर में ना पड़े, बाकी रेक में भी अगर आप ट्रैक्शन मोटर लगाएंगे, बाकी ट्रैक्शन मोटर लगाएंगे अगर आप, तो आपका एन बढ़ जाएगा, तो आप सेम या कम करके पीआई पर भी आप ज़्यादा एक्स पा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब शीलवत को पसंद है तो मैं हर बार इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम, तो सबसे पहले जो ये हाई स्पीड ट्रेन है, जो शिनकानसेन 1964 बनी थी जापान में, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम पे बनी थी। तो उसके करीब 17 साल बाद जो फ्रांस ने बनाया टीजीवी, ये कंसंट्रेटेड उससे बनाया था, दोनों साइड में इसके वो था, पावर हेड्स थे, तो टरबाइन बेस्ड थे बट पावर हेड्स थे। उसके बाद जर्मनी ने भी इसी कॉपी किया, उसने भी 91 में भी जो IC-1 बनाया वो भी इससे पावर हेड वाले थे, और उस समय 2-4 साल में जितने बने सब पावर हेड वाले थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये 2004 के बाद कोरिया ने KTX भी शुरू बनाया था, ये भी पावर हेड वाला था, बट इस 2004 के बाद इतने सारे इसके फायदे होते हैं कि लाइट वेट, एक्सेल वेट, एनर्जी एफिशिएंसी होती है। आपको चेंज करना है तो आप ये नहीं कि आप यहाँ से पावर निकाल के दूसरी तरफ ले जाइए, और आप पावर एक्सेस आप बढ़ा के घटा के कितने भी कंसिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में आपका मन होता है आप 9 की मेमू चलाते हैं, आपको मन होता है 12 कर देते हैं, आपको मन होता है 16 कर देते हैं, आपको मन होता है 20 कर देते हैं। सेम में थ्रस्ट ट्विकिंग करके आपने ट्रेन हीटिंग बना दिया, उसी से आप हाई स्पीड भी बना दे रहे हो उसी ट्रैक्शन सिस्टम में। तो ये सब इतने सारे इसके फायदे, और रीजनरेटिव सिस्टम बहुत आसान होता है, डिफरेंट व्हील्स पे अगर आप पावर दे रहे हैं ले रहे हैं तो रीजनरेटिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो 2004 के बाद देखो जर्मनी ने करेक्ट किया अपने आप को, IC-3 बनाया डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम में। उसके बाद सारी कंट्रीज, जितनी कंट्रीज हैं, चाइना हुआ, इसकी खुद की कोरिया की जो KTX 3 सीरीज है, इटली की हुई, ये सब अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक्शन सिस्टम से हो रही है। पहले क्यों लोको हॉल्ट ज़्यादा बनते थे? पहले क्यों लोको हॉल्ट ज़्यादा सिस्टम बनते थे? क्योंकि जो आपका ट्रैक्शन इक्विपमेंट होता था बहुत सोफिस्टिकेटेड होता था, बहुत भारी होता था, बहुत कॉस्टली होता था। अब वो उतना कॉस्टली भी नहीं है, उतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है, उतना भारी भी नहीं है। तो आप उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी ट्रेन में, ठीक है। आप उसको ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आप डिफरेंट तरह के स्टॉक्स आप कर सकते हो। आप ये देखेंगे कि सिमिलर जैसे अंसोल्डो है, ABB है, बम्बार्डियर है, मेट्रो में भी सिमिलर तरह का ट्रैक्शन इक्विपमेंट बना रही है, वही हाई स्पीड ट्रेन में भी लगा दे रही है। थोड़ा बहुत ट्वीक करके रेटिंग्स वगैरह बदल के वही आपका लग जा रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं करना। तो अब आगे का जो समय है वो किसका है? लोको हॉल्ट का है या किसका है? डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का, ट्रेन सेट्स का। ये रनिंग रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, DR ये जो रोलिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। बेसिकली रोलर बेयरिंग एक्सल बॉक्स फ्लैंज जो व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ये एरोडायनामिक ड्रैग है, ये आपका DC है कर्व रेजिस्टेंस, ये ग्रेड रेजिस्टेंस। तो DR प्लस DA ये इक्वेशन हम लोग को मालूम है, डेविस इक्वेशन कहते हैं, A + BB + CB स्क्वायर। तो A DR का कांस्टेंट है, C DA कांस्टेंट है, B में दोनों का कंट्रीब्यूशन DR। अब डायरेक्टिव एफर्ट्स में से इसे माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपका एक्सेलरेशन का काम आता है। अच्छा, A, B और C ये एम्पिरिकल कांस्टेंट्स हैं, ये बहुत संभल के यूज़ करने चाहिए कि किस कंडीशन, कितने सारे असम्पशंस होते हैं, अगर ये हैं तो ऐसे यूज़ होगा, ये हैं तो ऐसे यूज़ होगा। हम लोग ने जब फिजिक्स वगैरह पढ़ी तब ये असम्पशंस भी होते थे ना, कोई भी एम्पिरिकल रिलेशन होता है उसके असम्पशंस होते हैं। लेकिन अपने रेलवे सिनेरियो में कोई असम्पशन नहीं मानते, बस कोई भी कंडीशन हो, गर्मी में, सर्दी में, फ्रेट हो, ICF हो, LHB हो, अगर एक मुझे इक्वेशन मिल गई तो मैं उसी को लगाऊंगा ना, आप लोग उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग रेलवे में यूज़ करते हैं, इंडियन रेलवे में, तो रेक रोलिंग रेजिस्टेंस ये kg/टन में है, स्मॉल r स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जनरल रेजिस्टेंस, फ्लैंज रेजिस्टेंस प्लस एयर रेजिस्टेंस, मतलब ये ड्रैग और रनिंग दोनों को जोड़ के मैंने बनाया है। तो फॉर लोडेड टॉक्सिन वैगन्स के लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला देख लें आप। फॉर लोडेड ICF को ये सबके फार्मूला डिफाइंड है, जो टेक्निकल नोट हम लोग यूज़ करते हैं वो उसमें ये सब डिफाइंड है, किसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो इससे ये अगर लोडेड टॉक्सिन वैगन है, ये है लोकोमोटिव रेजिस्टेंस का अलग, हाँ स्पेसिफिक के बाद वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेट आ जाता है। इसी तरह लोकोमोटिव रेजिस्टेंस का अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, वेट ऑफ द लोकोमोटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस है, दोनों जोड़ देंगे तो DR + DA
जो कि ग्रेड और उसको छोड़ के जो वाला टर्म था, ग्रेड और कर्व को छोड़ के वाला टर्म आ जाएगा। स्टिक कर रहा है स्टार्टिंग रोलिंग रेजिस्टेंस है, ये ऑप्शन में आपका 4 kg पर टन लेते हैं, इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन इज और ये आपको ऐसे ऐसे पूछना 6 kg पर टन लेते हैं। देखिए हाँ यार एक ही है। ठीक है, ये आपका डीसी जो है कर्व रेजिस्टेंस है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कर्वेचर है इनटू रेट लोड जो है रेट का लोड टर्म्स में लोको का। ठीक है, और डीजी जो है आपका ये ग्रेडियंट रेजिस्टेंस 1/g × 1000 इनटू गिवन टर्म्स में रेट का लोड और लोको वेट होगा। और कर्विंग रेजिस्टेंस ग्रेडियंट रेजिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम सब इसी फॉर्मूले को लेते हैं। डिफरेंट आपको ये मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अगर डिफरेंट टाइप की बोगी है तो ये कुछ भी थोड़ी 0.4 ही लगेगा कर्व रेजिस्टेंस। अगर सॉफ्टवेयर बोगी तो कम भी लग सकता है, स्टीफर बोगी ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हम इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ये 4700 टन का बॉक्सन लोड है, 1/200 ग्रेड पे जा रहा है, टेम्परेचर 2 डिग्री है, स्पीड 50 km पर आवर पे, लोको है WAG9 123 टन का। तो स्टार्टिंग लोड अगर करेंगे, ये देखिए DR प्लस डी है, ए नहीं होगा क्योंकि बी 0 है, ए प्लस बी प्लस CV स्क्वायर में केवल ए वाला टर्म रहेगा। तो स्टार्टिंग लोड आ गया 19.5 टन। डीसी कर्व रेजिस्टेंस है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो उसका लोड है वो ये 3858.4 kg। इसी तरह डीजी आ गया और टोटल डी आ गया 47.51 टन। इसी को 50 kmph पे करेंगे तो DR प्लस डी बढ़ के हो गया, ये आपका 19 टन था सर, ये कम हो गया आपका 6.7 टन। डीसी उतना ही रहेगा, डीजी उतना ही रहेगा, तो डी आपका आ गया 34.67 टन। ये साइड में छोड़ के जाऊँ, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। बट देखिए स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड लग रहा है और 50 kg पे कम लोड लग रहा है। तो जो ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, बड़ा सिंपली मैंने बनाया था, इतना सिंपल होता नहीं है। पहले ऐसे ड्रूप करता है फिर बढ़ता है, मतलब शुरू होता है फिर ड्रूप करता है फिर ऐसे बढ़ता है। तो इनिशियली जो है स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा लोड की जरूरत होती है, इसीलिए जो हम लोग ये वाला कर्व होता है डी और स्पीड वाले, इसके हायर एक्टिव एफर्ट शुरू में रखते हैं। ये आपका ट्रैक्टिव एफर्ट वाला पोर्शन था, ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड वाला। ये आपका शुरू वाला पोर्शन हटा दीजिए, शुरू वाला पोर्शन हटा दीजिए। मैंने कहा था ये ऐसे और ऐसे होता है। अगर 0% लेवल पे चल रहा है तो ये 7% ये ऊपर उठता जाएगा, ये पैराबोला है, ये ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, तो सेम ट्रैक्शन ड्राइव है, उसको आप 0% ग्रेड पे अगर उस व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं तो इतना एक्सेलरेशन मिल रहा है, 7% पे करेंगे तो इतना मिलेगा, 10% करेंगे तो इतना मिलेगा। सेम ट्रैक्शन ड्राइव का, सेम ट्रैक्शन व्हीकल को। सिंपल, ये थोड़ा सा साफ डायग्राम उसका 0, 1%, 2%। अब जो ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट डिफरेंट ट्रैक्शन स्टॉक्स की जो सबसे ज़्यादा जो एडिशनल लिमिट के बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है, उस पर आते हैं। शुरुआत करूंगा मैं केस स्टडी से। साइड में करके देखो इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं ये। ट्रैक्टिव स्पीड कर्व है ये, इसमें मैंने 2 लोकोमोटिव के लिए इसको बनाया हुआ है। एक लोकोमोटिव ए है जिसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, और एक डीजल लोको जिसे मैं कह रहा हूँ डीजल लोको। बस केवल इसलिए इलेक्ट्रिक और डीजल इसमें फ़र्क है क्योंकि इसकी जो ऊपर वाले की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंटिन्यूअस और शॉर्ट टर्म, और जो ये वाला है इसकी एक ही, इसलिए मैं इसको डीजल इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ। ये मतलब ये इंडिकेटिव है केवल। आप ये मान के चलें दो लोको हैं, एक ए है और एक बी है। ए वाले की 2 रेटिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये जो है जिसे मैं इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मान लीजिए, ये इसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग है, ये इसकी
लॉन्ग टर्म रेटिंग है, ठीक है, जो डॉटेड दिख रही है। और ये आपका जो मरून कलर से दिख रहा है ये डीजल इंजन है। तो शुरू में डीजल लोगों का एडहेसिव मास ज़्यादा रहता है, तो समझ लीजिए आपका पुराना कोई केस स्टडी जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल ट्रैक्टिव एफर्ट के आपको न्यूएंसेस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट टर्म हो गया, ये इसका लॉन्ग टर्म हो गया, और ये आपका लॉन्ग टर्म हो गया डीजल लोगों का। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 150 है रेटिकल वाले की, और इसकी करीब 120 के आसपास है। और इसका मैक्सिमम TFR 250 है डीजल का, और इसका मैक्सिमम 300 है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में करीब 170 है। तो ये तीनों ग्राफ तो आपको समझ में आ रहा है, टी और स्पीड का, टी स्पीड के आ रहे हैं समझ में? तो बोलो यार। यस सर। और ये मैंने बताया ये आपका एफ अल्फा के लिए एडिशन लिमिट्स है, मतलब इतने ऊपर आप जा रहे हो और आपके एडिशन लिमिट यहीं तक है, तो इसको आप ऊपर वाला पोर्शन आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। मैंने समझाया था आप लोगों को, ठीक है। अब 3 केस स्टडीज पे डिस्कस करूंगा मैं। सेम ट्रेन मास है 1600 टन की, ये मैंने टेक्स्ट बुक से एक से उठाया है। ये एक बार वो 0% पे चलेगी, ग्रेड पे लेवल पे चलेगी, एक बार 7% ग्रेड पे चलेगी, एक बार 10% ग्रेड पे चलेगी। और तीनों केस स्टडीज में देखते हैं कौन सा इंजन बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं, ठीक है। 2 तरह के लोगो हैं, एक इलेक्ट्रिक लोगो है जिसमें 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक डीजल लोगो है जिसका एडहेसिव मास थोड़ा ज़्यादा है और उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक। अब 0% पे आ जाइए आप। जब आप 0% पे आते हैं तो बैलेंसिंग स्पीड इसकी कितनी है इलेक्ट्रिक की, करीब 140, और बैलेंसिंग स्पीड इसकी कितनी है, करीब 85, ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल पे चलना है और इस लोड पे चलना है तो मैक्सिमम आप इसको 85 पे चला पाएंगे डीजल इंजन के साथ, और इस पे चलाएंगे 140 तक आप चला सकते हैं उस फ्रेट लोड को, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे लेवल ट्रैक पे चला रहे हैं तो। क्लियर है? अब आप 7% वाले पे आ जाओ, देखो 7% वाले पे आ जाओ, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको चलाना है इलेक्ट्रिक लोगों को तो 93 होगी स्पीड, बैलेंसिंग स्पीड, और आपको लॉन्ग टर्म चलाना है तो क्या हो गई 20 हो गई, और वहीं पे डीजल लोगों की क्या हो गई 38 हो गई। तो सेम लोड को अगर आपको 7% ग्रेड पे चलाना है तो इलेक्ट्रिक अभी भी विनर है। आपके देखिए 93 kmph है, और 80 ये रेटिंग आपकी लॉन्ग टर्म रेटिंग 80 kmph है, ये 38, ठीक। अब बात आती है 10% ग्रेड पे। तो 10% ग्रेड पे आप देखिए तो कंटिन्यूस तो पॉसिबल, ये सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंटिन्यूस आपका इलेक्ट्रिक का चल ही नहीं सकता है। मतलब अगर आप अपहिल जा रहे हैं, उस पर माउंटेन पे जा रहे हैं, तो ये आपका कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। सेम इलेक्ट्रिक लोगो जो कि आप देख रहे हैं, कर्व भी अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 10% रनिंग रेजिस्टेंस पे आपको चलना है तो उससे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपका वो वाला कर्व उसका कंटिन्यूस वाला नीचे आ जा रहा है और आप ये आपका रनिंग रेजिस्टेंस से ऊपर जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में वही 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट आप चल सकते हैं 50 kmph पे। तो आज बेचारे डीजल इंजन को देखिए, ये आपका उसको भी अपहिल भी है तो कंटिन्यूस भी 30 kmph को चला सकता है। इस पॉइंट पे रिड्यूस स्पीड पे चलाएगा, लेकिन ये चलाता रहेगा लगातार। अपहिल आपको चलाना है, कंटिन्यूसली अपहिल चलता रहेगा, ठीक है। तो बस ये पूरी केस स्टडी का ये क्या अच्छा है क्या बुरा ये कोई मतलब नहीं है। अगर भले ही आप ज़्यादा पावर वाला इंजन आपने लगाया है, अगर उसका एडहेसिव मास कम है तो हॉलेज कैपेसिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। एक्सेलरेशन अच्छा मिल सकता है, स्पीड अच्छी मिल सकती है, बट आपको हॉलेज कैपेसिटी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एडहेसिव मास ज़्यादा है और पावर कम है, तब आप हॉलेज तो कर लोगे, क्या नहीं मिलेगा आपको, स्पीड नहीं मिलेगी और एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमको चाहिए क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हायर एडहेसिव मास एंड हायर पावर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये देखिए ये ट्रैक्शन ड्यूटी साइकिल है, वो तो जो ड्यूटी साइकिल था वो ट्रैक्शन मोटर का था, ये पूरी ट्रेन का है। तो जो हम लोग देखते हैं जो मेट्रो डिज़ाइन हो रही है या ये भी डिज़ाइन हो रही है, हाई स्पीड ट्रेन डिज़ाइन हो रही है, तो वहाँ पे यूटीजस जो डायरेक्टरेट आरडीसी में इस तरह के डायग्राम्स आते हैं, ये आने चाहिए, ठीक है। ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की रनिंग है उस ट्रेन की। जब आप ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उससे पहले इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये वाला ग्राफ आपको पता है, ठीक है। ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ये डिस्टेंस हो गया। ये देखिए स्पीड है, शुरू में स्पीड बढ़ती है, यहाँ बैलेंसिंग स्पीड मैंने बताया था, जहाँ लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगी बैलेंसिंग हो जाएगी, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद ये कोस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये कोस्टिंग पॉइंट, वो कोस्ट सेटअप टाइम, और ये तुम्हारा ब्रेक पॉइंट, और ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट, ये हम सेट करते हैं डिजाइनर्स क्राइटेरिया कहाँ पे करना है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है इसकी पूरी आपकी जो ट्रैक्शन सिस्टम इसकी पूरी डिज़ाइन, ठीक है। देखिए आपका जो एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता है, मैक्सिमम पे आके फिर ये ड्रॉप करता है,
यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डीएक्सेलरेशन है, फिर यहाँ से ब्रेकिंग करके यहाँ पे स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये डिजाइनर्स का पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये 1.4 1.5 यहाँ तक जाते हैं हम यूरोपियन सिनेरियो में। तो जैसे आप ट्रेन 18 का देखेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये 0.8 है, 0.7 या 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जितना ज़्यादा ये आप इनिशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको इनिशियल ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ये गैप रहेगा ये लोड टॉर्क और इसके बीच में टॉर्क के बीच में उतना आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी आपको, किस ट्रेन में, ईएमयू में। जल्दी से स्टार्ट लेना है, जल्दी से रोकना, फिर स्टार्ट फिर रोकना, फिर स्टार्ट रोकना, तो आपको एक्सेलरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो कम्यूटेटर ईएमयू है उसकी एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट हाई स्पीड ट्रेन से बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए आपको ये बेस स्पीड थी वही, और ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और यहाँ पे देखेंगे मतलब ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के टर्म में देखेंगे, ये पावर है, ये शुरू वाला क्वेश्चन में बताया था, ये कांस्टेंट वोल्टेज रीजन है ये, ठीक है, और ये कांस्टेंट पावर रीजन है। ये आपका टॉर्क है, कांस्टेंट टॉर्क रीजन, और फिर ये ड्रॉप हो रहा था, ये वही टी कर्व है आपका, ऐसे ड्रॉप होके फिर आके ये वापस ये ब्रेकिंग हो रहा रीजन है, ठीक है। ये आपका ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है रेजिस्टेंस टू मोशन है, वो जो लोड टॉर्क था, a + b + cv² + ग्रेड रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस। आगे बढ़ें। तो जब आप डिजाइन करने चलते हैं या सेलेक्ट करने चलते हैं ट्रैक्शन ड्राइव, तो कुछ फिक्स एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन सा व्हीकल आप प्रोपल्शन कौन सा है, कंट्रोल कैसा है, वेट, कैपेसिटी, लेंथ, नंबर ऑफ एक्सेल्स, एक्सेल लोड, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कहाँ पे आप करेंगे, ट्रैक कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेडियंट्स, कर्वेचर्स, टनल्स क्या आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, एवरेज ऑपरेशनल स्पीड, स्टॉपिंग पॉलिसी, स्टेशन स्पेसिंग्स, और जो कोस्ट और ब्रेक सेट पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होगा तभी आप ट्रैक्शन ड्यूटी साइकिल डिजाइन कर पाएंगे और फिर आप ट्रैक्शन सिस्टम को सेलेक्ट कर पाएंगे, ट्रैक्शन ड्राइव को, ठीक है। अब डिफरेंट जो डिफरेंट एप्लीकेशन है ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट कैसे फ़र्क होती है। स्टार्टिंग लोड मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग लोड ज़्यादा होता है हमेशा, खासकर फ्रेट व्हीकल्स में, फ्रेट लोड पे। रनिंग रेजिस्टेंस क्या है वो डिसाइड करेगा आप कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम को। शॉर्ट टर्म लोड कितना रहेगा, शॉर्ट टर्म लोड मतलब स्टॉपेज इंटरवल्स कितने हैं, स्टॉपेज तुरंत आ जा रहा है, ग्रेड्स कितने हैं, कर्व्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म में आप पूरा कर ले रहे हो कर्व्स को या ग्रेड को, या नहीं लॉन्ग टर्म लग रहा है आपको। इसी तरह कंटिन्यूस लोड या लॉन्ग टर्म लोड कितना है, स्पैन कितना है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्टार्टिंग एक्सेलरेशन क्या है। तो बेसिकली ये कुछ और तो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कौन सा हमें सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम या ट्रैक्शन ड्राइव। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फ्रेट लोकोमोटिव, ये यूरोपियन सिनेरियो है। मैं बेसिकली यूरोपियन सिनेरियो का बार बार एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, इसलिए नहीं मैं यूरोप गया हूँ और मैंने पढ़ा हुआ देखा हुआ है, तो मुझे टेक्स्ट बुक्स मिली है यूरोपियन सिनेरियो की, उनमें सब एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। हम लोग अपने इंडियन रेलवे में कहीं इस तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं कि कहीं किसी को कुछ मिल पाया, तो कहीं हम लोग कंपेयर कर नहीं पाते किसी चीज़ को। तो अगर यूरोपियन सिनेरियो देखेंगे आप, तो फ्रेट लोकोमोटिव नॉर्मल स्पीड रेंज होती है 80 to 120 kmph, हायर स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होता है 40 टन या 400 किलोन्यूटन, हायर वेट 132 टन, ये इसका वेट है, लोको का वेट है। मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर 6500 किलोवाट, स्टार्टिंग स्टेशन देखिए कितना कम है 0.12 to 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी में हैवी हॉल लोकोमोटिव आ जाएंगे तो मल्टी हो जाता है, 2 लग जाते हैं, स्पीड कम कर देते हैं 80 kmph। वर्ल्ड वाइड जो हमारा हैवी हॉल जो है मल्टी 80 kmph से ऊपर नहीं चलता है। ट्रैक्टिव एफर्ट चूंकि दो लोको जुड़ जाते हैं तो उससे दुगना हो जाता है, ऑलमोस्ट 120 टन, पावर भी लगभग दुगनी हो जाती है, वेट एनीथिंग ऑर्डर भी लगभग दुगना हो जाता है, स्टार्टिंग एक्सेलरेशन और कम हो जाता है 0.1। मैंने आपको बताया था ट्रैक्टिव एफर्ट, हायर मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम स्पीड, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने नॉर्मली। अब पैसेंजर में आ जाइए, पैसेंजर में आपकी 200 kmph टॉप स्पीड है, तो एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम टी जो इनिशियल टी है तो आपका कम है, फिर भी काम चल जा रहा है, ठीक है। और लेकिन इसमें अब 2 तरह की पावर आ जाएंगी, मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर और मैक्सिमम शॉर्ट टर्म पावर, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूअस चलाने के लिए, शॉर्ट टर्म एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए आपको ये थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस एप्लीकेशन के लिए लोकोमोटिव चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फ़र्क हो जाती है।
ठीक है, ये उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशन पे ऐसी रखती है एसी। फ्रेट लोग ये फ्रेट नंबर वाले या पैसेंजर, ये मल्टी है 190 टन टोटल, इसका एडेसिव मास है, एक्सेस स्पीड 13 km/h, एक्टिव एफर्ट 50 किलोमीटर है और कंप्रेस रेटिंग पावर 3200 किलोवाट। इलेक्ट्रिक नीचे वाला दोनों इलेक्ट्रिक लोग है, ओरेशन लिंक स्वीडन का है 132 टन। देखिए एडेसिव मास कम है, मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा है और मैक्सिमम पीई कम है, लेकिन मैक्सिमम पावर ज़्यादा है। राइट, ये आयरन और लाइन का स्वीडन में इलेक्ट्रिक है, ये मल्टी है, 300 टन 2 जोड़ देते हैं, मैक्सिमम स्पीड कम हो जाएगा, मैक्सिमम एक्टिव एफर्ट ज़्यादा हो गया, दोनों की जोड़ के पावर भी ज़्यादा हो गई। पैसेंजर में लोगों में आ जाएगा इलेक्ट्रिक लोग को, एसपीबी स्विट्जरलैंड का लोग है, एडेसिव मास देखिए सबसे कम है 24 टन, मैक्सिमम स्पीड सबसे ज़्यादा है, एक्टिव एफर्ट सबसे कम है, कंटिन्यूस पावर इससे ज़्यादा कम है और शॉर्ट टर्म पावर लगभग इससे बड़ा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं अपने लोकोमोटिव को, आपकी रिक्वायरमेंट पावर की, एक्टिव एफर्ट की, स्पीड की बदलती रहती है। अब इंडियन सिनेरियो में आ जाइए, ये WAG 9H है, 132 टन का ये एक्सल लोड है इसका, और इसका स्टार्टिंग ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म वाला है, ये आपके 50 लगभग 52 टन पे है और ये कंटिन्यूस वाला 30 टन पे है। इसकी करीब 54 kmph बैलेंसिंग स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 100 kmph। तो देखिए इसका ये शॉर्ट टर्म वाला टी और स्पीड कर गए, ये आपका कंटिन्यूस टी और स्पीड। ये जो ट्रैक्शन मोटर 6 FRA 8088 6 ट्रैक्शन मोटर्स में लगी रहती हैं और गियर रेशियो 5.133 का। ठीक है, ये आपका WAG 9H है, जो फ्रेट में यूज होता है सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में, उसका ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड का कर्व है। ये आपका WAP 7 का कर्व है, पहला वाला कर्व देखिए इधर, सेम ट्रैक्शन मोटर 6 FRA 6068, ठीक है, बट गियर रेशियो कम कर दिया, 3.6 का 5.1 था 3.6। तो क्या होगा गियर रेशियो कम करने से? ट्रैक्टिव एफर्ट कम हो गया, 34 टन वहाँ 51 टन था, मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा हो गई, 100 थी या 140 हो गई। ठीक है, तो सेम ट्रैक्शन मोटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, बाय चेंजिंग द गियर रेशियोज वी हैव अचीव्ड द रिजल्ट्स। ये सीधा WAP 5 का है, तो इसमें और ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है 160 तक, तो इसमें ट्रैक्शन मोटर बदल दिया है, जो कि इससे लाइट है। ये करीब 2.1 टन की एक ट्रैक्शन मोटर है, ये करीब 1.9 टन की एक ट्रैक्शन मोटर है। इसकी RPM इसकी ज़्यादा, इसके RPM भी ज़्यादा। ये है तो आपकी 6FX से ट्रैक्शन मोटर, ये दो बोगी 4 ट्रैक्शन मोटर पे देखिए, इसके केवल 26 टन है, लेकिन उतना टनेज की मतलब हाई ट्रैक्टिव एफर्ट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है जितना मैक्सिमम स्पीड की है, क्योंकि पैसेंजर में यूज़ हो रहा है। तो इनिशियल लोड जो आपका कम है, तो इतने कम ट्रैक्टिव एफर्ट पे भी आपको डिजायर एक्सेलरेशन मिल जा रहा है। ये कंपैरिजन टेबुलर फॉर्म में है, ये देखिए दोनों सेम टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स, स्पीड पोटेंशियल स्पीड ज़्यादा है वैसे व्हीकल की, क्यों? क्योंकि गियर रेशियो हमने इसका कम कर दिया। राइट, अब देखिए आप डिफरेंट तरह की ट्रैक्शन, 4 तरह की ट्रैक्शन मोटर रेटिंग्स हैं। एक मैक्सिमम डिजाइन करंट, ये लगभग 5 मिनट के लिए होता होगा, 1 मिनट के लिए होता होगा, मुझे पता नहीं, इसी तरह दिया रहता है मैनुअल में, 393 एम्पियर्स। शॉर्ट टर्म करंट रेटिंग आधे घंटे की होती है शायद 370 एम्पियर्स, 1 आवर रेटिंग 290 एम्पियर्स और कंटिन्यूस रेटिंग 270 एम्पियर्स। तो जो मैंने बताया था, सेम ट्रैक्शन मोटर को शॉर्टर पीरियड के लिए ज़्यादा OHE करंट लेंगे और हम लोग यूज़ कर सकते हैं हायर उसके लिए। इतनी फैसिलिटी हमें डीजल इंजन में, डीजल लोकोमोटिव में नहीं है। नॉर्मली थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ी बहुत रिजर्व पावर होती है, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिमिलरली तो ये जब 393 एम्पियर की जब पावर होगी, वो वाला ग्राफ याद करिए जिसमें मैंने एरो लगाया हुआ था कि एम्पियर थोड़ा सा बढ़ाया तो पावर भी बढ़ गई, ट्रैक्टिव एफर्ट भी बढ़ गया। जब 393 एम्पियर की है, उसमें जो एम्पियरेज है तो उसका 50 टन दे रहा है वो। ठीक है, जब 370 करिए थोड़ा सा कम हो गया, 1 आवर 290 एम्पियर का इनिशियल करंट है, 35 टन हो गया। कंटिन्यूसली अगर आपको पावर लेनी है तो 35 टन हो गया, 270 एम्पियर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कम हुआ। राइट, ये देखिए, ये ट्रैक्शन मोटर रेटिंग्स सेम एक्विशियम ट्रैक्शन मोटर है, लेकिन देखिए ये टी जो है इसका कम है, इससे कितना कम है, बट स्पीड ज़्यादा है। सेम ट्रैक्शन मोटर, सेम करंट रेटिंग्स होंगी जब सेम ट्रैक्शन मोटर है, बट देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट सब कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गियर बदल दिया उसमें। क्योंकि ट्रैक्टिव एफर्ट वो नहीं होता जो ट्रैक्शन मोटर निकाल रही है, ट्रैक्टिव एफर्ट वो होता है जो कहाँ मिल रहा है, व्हील पे मिल रहा है। ठीक है, अब ये आपका WAP 5 हो गया, इसमें दूसरी तरह की मोटर है और ज़्यादा स्पीड है,
देखिए गियर रेशियो 3.941 और ये देखिए इसकी करंट की जो है रेटिंग से सिर्फ होता है और जब देखिए ये काम तो स्पीड बढ़ा दिया उसने। जब आप पावर बढ़ाते हैं, जब आप ट्रैक्शन इक्विपमेंट की ट्रैक्शन ड्राइव की पावर बढ़ाते हैं तो या तो आप गिवन ट्रैक्टिव एफर्ट पे स्पीड बढ़ा देते हैं या गिवन स्पीड पे क्या बढ़ा देते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट। पावर वेस्ट नहीं होता, या तो आप गिवन ट्रैक्टिव एफर्ट पे स्पीड बढ़ा लेंगे, गिवन स्पीड पे ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ा लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में आ जाते हैं। ये भाई यूरोपियन सिनेरियो का मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉजिक। तो फास्ट रीजनल एंड इंटरसिटी एमयूज है, जिसे हम लोग मेमूज कहते हैं इंडिया में, 10 से 30 किलोमीटर पे स्टॉप्स होते हैं और स्पीड जो हायर मैक्सिमम स्पीड होती है 180 to 220 km पे यूरोपियन सिनेरियो है। स्टार्टिंग एक्सेलरेशन जो मैंने आपको पीक दिखाया था तो जो ऐसे बढ़ के ट्रैक्शन वो गया था वो आपका 0.6 to 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। पावर पर टन ऑफ ट्रेन मास है 10 to 13 किलोवाट पर टन, ये पर टन है ट्रेन मास का। अब रीजनल एंड इंटरसिटी एमयूज स्टॉप्स तो लगभग वैसे ही होते हैं बट मैक्सिमम स्पीड कम होती है 140 to 200। स्टार्टिंग एक्सेलरेशन उतना ही है, पावर थोड़ी कम होती है क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कम है। कम्यूटेटर यूज जो है आपकी, कम्यूटेटर यूज जो है ये है आपकी फ्रीक्वेंट स्टॉप्स और छोटा स्टॉप है 2 to 6 km और ये एक्सेलरेट 10 से 40 km का स्पैन होता है। भले ही इसकी मैक्सिमम स्पीड 120-160 होती है लेकिन स्पीड जो मेंटेन करते हैं वो लगभग 40 to 60 km करते हैं। स्टार्टिंग एक्सेलरेशन मैंने बताया था आपको लगभग इससे सबसे ज़्यादा होता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, मेट्रो का लगभग इसके बराबर होता है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है 1 to 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए इसका पावर पर टन और ट्रेन मास भी ज़्यादा है। मेट्रो का देख लें और छोटे स्पैन होते हैं, वो 2 से 6 किलोमीटर पर रुकते हैं, 0.7 to 2 किलोमीटर पर रुकते हैं, स्पैन 15 किलोमीटर का। भले ही 80 to 100 km का मैक्सिमम स्पीड है 40 to 50 हो जाता है। स्टार्टिंग एक्सेलरेशन इससे भी थोड़ा ज़्यादा है तो पावर भी इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से आपको हिंट कर रहा हूँ कि सेम टाइप ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, सेम टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम कैन बी यूज इन ऑल दिस सर्विसेज, थोड़ा सा ट्विकिंग करके। तो होता क्या है, जो एक जो आपका बम्बार्डियर है, सीमेंस है, ये सब है, सब एक ही तरह के बनाते हैं, एक ही प्रोडक्शन लाइन होती है, थोड़ा बहुत चेंज करके उसी वहीं से मेट्रो को भी दे देते हैं, वहीं से आप हाई स्पीड को भी दे देते हैं, वहीं से आपकी एमयूज को भी दे देंगे, वहीं से आपको मेमूज को भी दे देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वही इनका, जो वही यूरोपियन सिनेरियो की एग्जाम्पल है। जैसे मेमू का जो एग्जाम्पल है, ये क्लास DM7 नॉर्वे की जो ट्रेन है, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया, मैंने कोई इसमें रिसर्च नहीं किया है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक और रिसर्च पेपर से लेके मैंने जोड़ा है। तो ये अच्छा, ये सारे जो सारी चीज़ें मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट, मैक्सिमम शॉर्ट टर्म पावर, पावर्ड एक्सेल्स, ट्रेन मास, ये सबको एक साथ देखिएगा। कोई ऐसे आप नहीं कह सकते पावर्ड एक्सेल्स इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं या ट्रेन मास कम, ये सारी फैक्टर्स को आप एक साथ देखेंगे तब आप कुछ इन्फरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी जो मेमू है 15.8 टन का इसका मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट है, पावर्ड 50% पावरिंग है, ट्रेन मास देखेंगे कम है 215 टन है, स्टार्टिंग स्पीड 0.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 210 kmph की मैक्सिमम स्पीड है। डीम्यूज का नॉर्मली डीम्यूज अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत कम यूज़ होती है, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है वहीं यूज़ होते वो रही है। कंप्यूटर यूज़ में आ जाएंगे आप, ये क्लास X60 स्वीडन की है, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट शुरू वाला ज़्यादा होता है क्योंकि ये देखें आप, उसकी 0.65 थी स्टार्टिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट, इसकी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 160 के, भले ही मैक्सिमम स्पीड कम है, स्टार्टिंग एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा। देखिए हमने पावरिंग भी ज़्यादा कर दी है, 12/14 में से 12 एक्सेल पावर्ड है, ऑलमोस्ट 90% पावरिंग। ठीक है, और मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट जो स्टार्टिंग वाला वो भी ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली मेट्रो में आ जाएंगे आप, ये क्लास 6 C20 स्वीडन की मेट्रो है, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ट्रेन मास बहुत कम है, 70 टन का ट्रेन है, बट आप पावरिंग देखेंगे 8/8 है, 100% पावरिंग है। क्यों 100% पावरिंग है? आपको 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए आपको पावर्ड एक्सेल ज़्यादा रखने पड़ेंगे। ये यूरोपियन सिनेरियो है। अब इंडियन सिनेरियो में आ जाए, आप इस तरह की कोई मतलब जैसे वहाँ आपको यूनिफॉर्मिटी दिखी थी, थोड़ी ऐसी यूनिफॉर्म थी और थंब रूल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आएगा यहाँ पे भी। ये मेमूज हैं, ठीक है, 8/32 की पावरिंग देखिए, पावरिंग आप इंटरनेशनल यूरोपियन सिनेरियोज देखिए कितनी कम है हमारे यहाँ, 8/32। और स्टार्टिंग एक्सेलरेशन देखिए, वहाँ यहाँ पे 1 था, 1.1 था, यहाँ देखिए 0.5 है, यहाँ ये इसका भी देखिए, EMUs का भी 0.5 और वहाँ 1 से ज़्यादा 1.2 था, और इसमें मेट्रो में 1.4 था या 1.24 है, एक जिस मेट्रो को मैंने DMRC का एग्जांपल लिया उसका, और ट्रेन 18 में मैक्सिमम एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट 0.7। ठीक है, तो आप देखिए पावर्ड एक्सेल्स देखेंगे, मेमूज में 8/32 है,
कम्यूटर यूज में 16/48 है, मेट्रो कार्स में थोड़ा बढ़ाते हैं, करीब 60% है, और ट्रेन 18 में करीब 50% के करीब मोटरिंग। मतलब ये हमारे पास मार्जिन है मोटरिंग बढ़ा के करके, और भी कुछ स्टार्टिंग एक्सीलरेशन या टॉप स्पीड को थोड़ा सा हम लोग अभी वेरी कर सकते हैं कॉन्फिडेंस आने पर। अब ये लास्ट है, इसमें थोड़ा शिनकानसेन का हम लोग को देख लें। ये देखिए शिनकानसेन के दो, ये वाले जो शिनकानसेन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेन सेट्स आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। जो मुंबई अहमदाबाद वाला जो प्रोजेक्ट है N700 इनके 16 कार का था, ये सबसे ज़्यादा इनका गेम चेंजर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही चल रहा है। N700 60 टन मैक्सिमम टेक्टिव एफर्ट था, शॉर्ट टर्म पावर। अच्छा एक चीज़ और, शॉर्ट टर्म पावर और कंटिन्यूस पावर, ये मैंने दो तरह की पावर्स बताई थी आपको, लेकिन दो तरह की सर्विस में इसका कोई डिफरेंशिएशन है नहीं। एक कम्यूटर ईएमयूज है आपकी या मेट्रोज हैं, और दूसरी हाई स्पीड ट्रेन है। क्यों नहीं कोई मतलब है इस डिफरेंशिएशन का, क्यों नहीं कोई मतलब है? क्योंकि जो आपकी कम्यूटर ईएमयूज हैं, मेट्रोज हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म पावर पे चलती रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म पावर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन हमेशा लॉन्ग टर्म पावर पे चलती रहती है, तो शॉर्ट टर्म पावर कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों पे आपकी एक ही रेटिंग दी, अगर शॉर्ट टर्म पावर दी गई है समझ लो वही लॉन्ग टर्म पावर है, अगर लॉन्ग टर्म पावर दी गई समझ लो वही शॉर्ट टर्म पावर है। दोनों चीज़ों में अलग अलग रेटिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूटिलाइज नहीं होती। तो ये भले ही मैं शॉर्ट टर्म पावर कह रहा हूँ, यही लॉन्ग टर्म पावर भी है। ये देखिए E5 जो 10 कार्स हैं, 25 टन का मैक्सिमम टेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि ट्रेन मास कम है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा थी 20 kmph और स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन कम है। ये 350 तक भी ट्रायल्स हो गए हैं, तो इंडियन रेलवे, भारत सरकार इसको इंपोर्ट कर रहा है। E5 जो है, E5 सीरीज अपना इसको इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रैजेक्टरी है शिनकानसेन की हाई स्पीड ट्रेन की। सीरीज 0 से उन्होंने शुरू किया था, ये सीरीज N700 जो उनकी लेटेस्ट वाली E5 के अलावा, ये देखेंगे PWM कंट्रोल वो भी यूज़ करते हैं विद IGBT, रीजनरेटिव ब्रेकिंग उनके यहाँ भी है। और ये उनकी एक मोटर की जो पावर 305 किलोवाट होती है, मैंने जो आपको एक EMU मोटर का जो एग्जांपल दिया था इंडिया की थी, उसकी 326 किलोवाट थी, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 300 kmph है इसकी।